एक बहुत ही मायावी और विचित्र ग्रह अपने राशि को परिवर्तन करने वाले हैं, राशि बदलने वाले हैं। राहु एक ऐसा विचित्र और मायावी ग्रह है जो कि किसी के समझ में नहीं आने वाला और बहुत ही अनप्रिडिक्टिव अपने फल को देने वाला होता है। और यही ग्रह 30 अक्टूबर को अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु ग्रह मीन राशि में गोचर करने वाले हैं, वर्तमान में मेष राशि में गोचर कर रहे थे। उसी प्रकार केतु ग्रह तुला राशि से कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। राहु और केतु के इस गोचर का आपके जीवन में तथा समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर बहुत ही विस्तार से इस वीडियो में हम बात करेंगे। प्रत्येक राशि के ऊपर बात करेंगे तथा एक बेसिक रूप से भी हम बात करेंगे राहु और केतु का क्या प्रभाव रहने वाला है। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर मोहित शाह में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 30 अक्टूबर को राहु और केतु अपने राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इसी विषय को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम मेष राशि से मीन राशि तक बात करेंगे। सभी के जीवन में क्या क्या प्रभाव छोड़ने वाले हैं, राहु केतु आपके किस किस भाव में गोचर करेंगे, किन किन भावों के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ेगी और इसका क्या विशेष प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो को लेकर, हमारे चैनल को लेकर, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करें। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मीन राशि क्या है तथा कन्या राशि क्या है। मीन राशि कुंडली का द्वादश भाव है। मूल रूप से जो द्वादश भाव दर्शाता है वही मीन राशि भी है। मीन राशि अर्थात द्वादश भाव आपके जीवन के सभी प्रकार के लॉसेस का स्थान है। लॉसेस इन द सेंस आपका शरीर, मन, धन, किसी भी प्रकार का लॉस हम द्वादश भाव से या फिर मीन राशि से देखते हैं। किसी भी प्रकार की विदेश यात्रा, डोनेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सभी चीजों को द्वादश भाव या मीन राशि से देखा जाता है। मीन राशि ही एक ऐसा राशि है जहां पर शुक्र जाकर उच्च के हो जाते हैं और बुध जाकर नीच के हो जाते हैं। शुक्र जो कि सभी शास्त्रों के प्रवर्तक हैं, इसीलिए इनके अंदर वह भक्ति मार्ग है। वह भक्ति के माध्यम से ही यहां पर उच्च फल को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए शुक्र यहां पर उच्च के होते हैं। और लेकिन बुध जो है वह एक लॉजिकल माइंड के कारक हैं और लॉजिक से हम स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ सकते, अपितु हम अपने कर्म से, अपने इंक्लिनेशन से, अपने भक्ति से स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हैं। इसीलिए बुध यहां पर नीच के है और यही भाव है, यही राशि है जहां पर राहु वर्तमान में गोचर करने वाले हैं। मीन राशि से ही हम विष्णु चरण को देखते हैं, विष्णु चरण का कल्पना करते हैं। काल पुरुष का जो पैर है, पांव है, वह मीन राशि है। इसीलिए यहां पर आकर सभी चीजें विलुप्त हो जाती हैं, मिल जाती हैं। गया क्षेत्र में, गया तीर्थ में जब आप पिंड दान करने जाते हैं तो अपने पितरों का जो पिंड है अंतिम में हम विष्णु चरण में अर्पण करते हैं, मिलाते हैं, जहां पर पितरों की मुक्ति हो जाती है। उसी प्रकार जब राहु विष्णु चरण में गोचर कर जाए तो यह आपके 18 वर्ष के फल को देने वाला है। 18 वर्ष अर्थात राहु एक पूरे भव चक्र को मेष राशि से मीन राशि तक 18 वर्ष में कंप्लीट करते हैं। अर्थात कि इस पिछले 18 वर्ष में जो भी घटित राहु के कारण आपके जीवन में हो रहा है, उसका रीजन यही मीन राशि में राहु का गोचर है। यहां पर आकर राहु आपको पूर्ण आहुति देंगे। आपकी कुंडली के जिस भी भाव में राहु है, उसका जो भी फल बन रहा है, उसका पूर्ण फल आपको इस मीन राशि में राहु से प्राप्त होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण गोचर है राहु और केतु का। उसी प्रकार हम बात करेंगे कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि एक ऐसा राशि है जो कि सभी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स को दर्शाता है। लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, आपके दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, आपके डेली रूटीन वर्क, इन सभी चीजों को हम कन्या राशि से देखते हैं। कन्या राशि इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन इन द सेंस आपका राइटिंग कम्युनिकेशन हो, आपका स्पीकिंग कम्युनिकेशन हो, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन को कन्या राशि से देखा जाता है। यहां पर बुध ग्रह
उच्च के हो जाते हैं। यह भाव, यह राशि, कन्या राशि एक लॉजिकल स्थान है और यहां पर केतु का गोचर होने वाला है। आइए समझते हैं सभी राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले जानेंगे कि राहु और केतु एग्जैक्टली है क्या। राहु आपके जीवन के एम्बिशंस और गोल है। आपको इस जीवन में क्या प्राप्त करना है, आपका जन्म इस जीवन में क्यों हुआ है और आपको क्या अचीव करना है, क्या आपका गोल है, एम्बिशन है, यह राहु है। अर्थात कि पूर्व जन्मों में आपने जिन भी चीजों को प्राप्त नहीं किया, उन चीजों को नहीं समझा, उसके आपने पुरुषार्थ को नहीं किया, उसी भाव में राहु का स्थान होता है आपकी कुंडली में। और पूर्व जन्मों में जो भी आपने अचीव कर लिया है, उसमें मास्टरी हासिल कर ली है, उसी भाव में केतु का विद्यमान होना होता है आपके जन्म कुंडली में। और जब राहु और केतु का गोचर होता है तो यह आपके पूर्व जन्मों के कर्म फल को दर्शाने वाला होता है। आपके पूर्व जन्मों के कर्म के अनुरूप इस जीवन में वह आपको फल देता है कि अब आपको कहां पर फोकस करना है। अब आपका यह जो 18 महीने का गोचर है, यह 18 महीने आपको कहां पर फोकस करना है, राहु यह दर्शाता है। यह 18 महीने आपका क्या एम्बिशन होना चाहिए, आपका क्या गोल होना चाहिए, राहु के गोचर से हम यह समझ सकते हैं। और केतु के गोचर से यह हम समझते हैं कि इस पूरे 18 माह कहां पर आपको कंसंट्रेशन नहीं के समान रखना है, अर्थात कि उस भाव से मोह नहीं रखना है, क्योंकि केतु इज ऑल अबाउट क्रिटिसिज्म। जहां पर भी केतु विद्यमान रहेंगे आपकी कुंडली में, उस पार्ट ऑफ लाइफ से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्रिटिकल आपका वह पार्ट रहेगा। यदि आपके दशम भाव में केतु ग्रह विराजमान रहेंगे तो आपके जो बॉस हैं, आपके जो उच्च अधिकारी हैं, बहुत ज्यादा आपको क्रिटिसाइज करने वाले होंगे। और उसका रीजन बस ये है कि दे वॉन्ट टू मेक यू परफेक्ट इन दैट हाउस। केतु आपको परफेक्शन की ओर ले जाता है और राहु आपको ऑब्सेशन की ओर ले जाता है। केतु आपको मोह रहित करता है, कट ऑफ करता है उस पार्ट से, और राहु आपको मोह उत्पन्न करने वाला होता है। और जब यह राहु और केतु मीन तथा कन्या में गोचर कर जाएंगे तो आपके जीवन में क्या प्रभाव रहेगा, आइए हम मेष राशि से मीन राशि तक बात करते हैं। मेष राशि वाले जातक, आपके लिए राहु का गोचर आपके द्वादश भाव में हो रहा है तथा केतु का गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। इस अवधि में आपको अपने लॉसेस के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि द्वादश भाव जो है वो लॉसेस का स्थान है और पारलौकिक चीजों का द्वार है। उसी भाव से परा चीजों का स्थान प्रारंभ होता है। तो इस अवधि में आप बहुत ज्यादा विदेश यात्रा भी करेंगे और कोई विदेशी एलिमेंट का आगमन आपके जीवन में होने वाला है। लॉसेस आपके थमेंगे नहीं, लॉस को आप रोकना चाहेंगे लेकिन लॉसेस आपके रुकेंगे नहीं। केतु ग्रह छठे भाव में बैठकर रोग, ऋण और शत्रु से आपको मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर राहु की दृष्टि आपके चतुर्थ, षष्ठम तथा अष्टम भाव में पड़ रही है। अर्थात कि आपको अपने चतुर्थ, अपने जमीन, भूमि, वाहन, मकान, अपनी माताजी, अपने कंफर्ट जोन, अपने छठे भाव अर्थात अपने रोग, ऋण और शत्रु, और अष्टम भाव अर्थात अपने वैवाहिक जीवन और सडन इवेंट, एक्सीडेंट्स, इन चीजों के ऊपर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान राहु इस ओर आकर्षित करने वाले हैं। उसी प्रकार केतु की दृष्टि आपके दशम, द्वादश तथा द्वितीय भाव में पड़ रही है। अर्थात कि इस अवधि में कहीं ना कहीं आपको अपने कर्म स्थान से ऊपर उठकर अपने कंफर्ट जोन के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर राहु की दृष्टि पड़ रही है और कर्म स्थान में केतु की दृष्टि पड़ रही है। कर्म स्थान आपका इस अवधि में एक एजेंडा नहीं होना चाहिए, अपितु आपका सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट आपका एजेंडा, मोटो, गोल होना चाहिए। बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातक के ऊपर। वृषभ राशि वाले जातक, आपके लिए राहु का गोचर आपके एकादश भाव में हुआ है तथा केतु का गोचर आपके पंचम भाव में हुआ है। इस अवधि में आप अपने कर्म स्थान की उपलब्धि के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत रहने वाले हैं तथा अनेक प्रकार के शाम, दाम, दंड भेद को आप अपनाकर अपने कर्म स्थान में आगे बढ़ना चाहेंगे। विशेष ध्यान यह रखने की है कि आपको किसी प्रकार के इल्लीगल प्रकार से, अनैतिक
प्रकार से, अनौपचारिक प्रकार से कोई भी कार्य को कर कर अपने कर्मस्थान में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपके नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाला है और उनसे आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर द्वादश भाव से राहु द्वादश भाव में स्थित है और राहु जिसके भी द्वादश भाव में स्थित होता है उस पार्ट का लॉस कर देता है, उस पार्ट का लॉस करवाता है, अर्थात कि विदेश से संबंधित आपको लॉसेस हो सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी वैसे विदेशी एलिमेंट को आप अपने जीवन में न घुसने दें, अन्यथा आपको लॉसेस होने की पूर्ण संभावना बनती है। राहु की दृष्टि आपके तृतीय, पंचम तथा सप्तम भाव में पड़ रही है। आपको तीसरा भाव छोटे भाई बहन, अपने परिश्रम, संघर्ष, पंचम भाव अर्थात अपने संतान और सप्तम भाव अर्थात अपने स्पाउस, अपने गठबंधन, अपने बिजनेस, अपने व्यापार के ऊपर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी आपका उत्थान एकादश भाव में हो पाएगा। केतु की दृष्टि आपके नवम, एकादश तथा प्रथम भाव में पड़ रही है। इस अवधि में आपको कोई धार्मिक यात्रा करनी चाहिए। धार्मिक यात्रा से आपको लाभ होगा। धार्मिक यात्रा को छोड़कर कोई अन्य बड़ी यात्रा आप न करें, अन्यथा आपको नुकसान भी होने की संभावना है। केतु की दृष्टि आपके लग्न स्थान में भी पड़ती है, अर्थात कि इस अवधि में आप सेल्फ के ऊपर ज्यादा ध्यान न देकर आपको अपने स्पाउस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने मैरिज, गठबंधन, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप तथा अपने बिजनेस, व्यापार के ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए। बात करेंगे मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि वाले जातक, आपके लिए राहु का गोचर आपके दशम भाव तथा केतु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, अर्थात राहु इस अवधि में आपसे चाहते हैं कि आपका पूरा फोकस, आपका एम्बिशन, आपका गोल आपका कर्म स्थान रहे, अपना प्रोफेशनल ग्रोथ रहे, अपना करियर रहे। आप इस अवधि में अपने प्रोफेशनल इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा ग्रूम करने में लगे रहेंगे। इस अवधि में आपके कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, अपने उच्च अधिकारी से, अपने बॉसेस से, अपने पिता से, गवर्नमेंट से। आप अनेक प्रकार के शाम, दाम, दंड भेद अपनाकर कर्मस्थान में आगे भी बढ़ना चाहेंगे। आपको किसी प्रकार का इल्लीगल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। राहु की दृष्टि आपके द्वितीय, चतुर्थ तथा छठे भाव में पड़ रही है। धन, परिवार, आपके माताजी, जमीन, भूमि, वाहन, मकान तथा अपने पैतृक संपत्ति और रोग, ऋण और शत्रु के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा कर्मस्थान में नुकसान उठाना पड़ेगा। इन सभी भावों को लेकर राहु आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। उसी प्रकार केतु की दृष्टि आपके अष्टम, दशम तथा द्वादश भाव में पड़ रही है। केतु की दृष्टि के कारण आपको अपने वैवाहिक जीवन, अपने कर्म स्थान और अपने लॉसेस के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं रखने की आवश्यकता, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करने की आवश्यकता है आपको। अगर आप चिंता करेंगे तो केतु आपको और अधिक चिंतित करने वाले हैं। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक, आपके लिए राहु का गोचर नवम भाव तथा केतु का गोचर तृतीय भाव में हो रहा है। इस अवधि में आप बड़ी बड़ी यात्रा करने वाले हैं। आप कोई विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं और ओवरसीज यात्रा भी कर सकते हैं, अर्थात समुद्र की यात्रा या फिर कोई बहुत दूर प्लेन की यात्रा आप कर सकते हैं। इस यात्रा से आपको अध्यात्म का ज्ञान होगा। इस अवधि में आपको अध्यात्म की प्राप्ति करनी है। इस अवधि में आपके हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ का ज्ञान आपको प्राप्त होगा और उस ज्ञान के कारण आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। हाँ, यह अवश्य है कि पूर्व जन्म का जो भी शुभ कृत्य कर्म है उसका नुकसान राहु इस अवधि में कर सकते हैं। इस अवधि में अधिक से अधिक आपका रुझान धर्म, अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए। आप हो सकता है कोई धार्मिक ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवत गीता आदि धार्मिक ग्रंथों का आप पाठ करेंगे और उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। राहु की दृष्टि आपके प्रथम, तृतीय और पंचम भाव में पड़ रही है। आपको इस अवधि में अपने खुद के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। आपका ध्यान अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर भी रहेगा और आपका परिश्रम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपकी सफलता के लिए। आपके पंचम भाव अर्थात संतान, शिक्षा अर्जन, विद्यार्जन के क्षेत्र में भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी जाकर आपके जीवन में उन्नति आपको प्राप्त होगी। केतु का तृतीय भाव में फल जो है वह यह दर्शाता है कि आप इस अवधि में जो भी परिश्रम, मेहनत, संघर्ष करेंगे उसका कोई विशेष लाभ आपको नहीं होने वाला। इसीलिए
जानकर ध्यान देकर आपको कोई परिश्रम मेहनत नहीं करना है। इस अवधि में आप बहुत ही कैजुअल अप्रोच रखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे तो आप अंत में फ्रस्ट्रेट होकर परिश्रम करना छोड़ देंगे। उससे अच्छा है कि आप पहले से ही आप अपना कैजुअल अप्रोच रखें किसी प्रकार के परिश्रम की ओर। केतु की दृष्टि आपके सप्तम, नवम तथा एकादश भाव में पड़ रही है। सप्तम भाव अर्थात अपने स्पाउस, नवम भाव अर्थात अपने भाग्य और एकादश भाव अर्थात अपने कर्म स्थान में उपलब्धियों के ऊपर भी कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इन चीजों की प्राप्ति आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि पूर्व जन्म का जो कर्म है वो एक्टिवेट होने वाला है और इन सभी चीजों की प्राप्ति स्वतः ही आपको हो जाएगी। बात करेंगे सिंह राशि वाले जातक के ऊपर। सिंह राशि वाले जातक, आपके लिए राहु का गोचर आपके अष्टम भाव तथा केतु का गोचर आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। राहु अष्टम भाव में जब गोचर करते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जातक का रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और यह अष्टम भाव नवम से द्वादश है, अर्थात पिता से रिलेटेड, गुरु से रिलेटेड कोई लॉस भी आपको सहना पड़ सकता है। इस अवधि में आपके जीवन में सडन इवेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अचानक से आपके जीवन में कोई वैसे इवेंट्स हो जाएंगे जिसको संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। आपका रुझान अकल्ट, मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी, सेक्सुअलिटी के प्रति बढ़ सकता है। आपको इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। बैड एक्टिविटी में इंडल्ज ना हो, अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेशन किसी प्रकार के रिसर्च वर्क में लगाएं, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इस अवधि में आप किसी प्रकार के तंत्र मार्ग का भी पालन कर सकते हैं और उसके माध्यम से आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। केतु का गोचर आपके द्वितीय भाव में हो रहा है, अर्थात आपका ध्यान अपने परिवार, अपने जमा धन, अपने वैल्यू सिस्टम, एसेट्स से हट सकता है। या तो आपका ध्यान बहुत ज्यादा लगा रहेगा कि मुझे धन चाहिए, मुझे धन चाहिए, धन की प्राप्ति नहीं हो रही, मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा। अगर इस प्रकार से आप अप्रोच रखेंगे जीवन में तो आपको और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। आपको पूरा ध्यान, अपना कंसंट्रेशन छोड़ देना चाहिए द्वितीय भाव के प्रति। उससे रिलेटेड जो भी चिंताएं हैं वह स्वतः ही आपकी समाप्त हो जाएंगी, स्वतः ही आपको उसका सुख प्राप्त होगा। राहु की दृष्टि आपके द्वादश, द्वितीय तथा चतुर्थ भाव में पड़ रही है। द्वादश भाव में राहु की दृष्टि पड़ने के कारण इस अवधि में आपका काउंटर किसी पारलौकिक चीजों से हो सकता है, किसी पारलौकिक जीव जंतु से हो सकता है, किसी एलियन क्रीचर से हो सकता है। उसी प्रकार आप अपने धन दौलत को लेकर भी थोड़ा चिंतित होंगे। यही संबंध है जो राहु केतु का जो आपस में सप्तम दृष्टि है, यही परेशानी उत्पन्न करती है। और चतुर्थ भाव में राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आप इस अवधि में अपने एसेट्स को बनाने के ऊपर भी ध्यान देंगे। अपनी जमीन, भूमि, वाहन, मकान का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। केतु की दृष्टि आपके छठे, अष्टम तथा दशम भाव में पड़ रही है। छठे भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आप इस अवधि में किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़कर झूठ का परेशान हो सकते हैं, व्यर्थ का परेशान हो सकते हैं। किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट से आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। इस अवधि में आपको अपने दशम भाव के प्रति भी कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कर्म स्थान की उपलब्धि स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव कर्म स्थान का एकादश भाव है। कर्म स्थान में उपलब्धि का जो स्थान है, कर्म स्थान का जो आय का स्थान है, वो अष्टम भाव है। और बहुत लोगों के जन समुदाय से आपको कर्म स्थान में लाभ होने वाला है। इस अवधि में आप फाइनेंस, बैंकिंग के सेक्टर से भी आपको लाभ होगा। बात करेंगे कन्या राशि वाले जातक आपके लिए। कन्या राशि वाले जातक आपके लिए राहु का गोचर आपके सप्तम भाव तथा केतु का गोचर आपके लग्न स्थान में होने वाला है। राहु सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव जो है वह विवाह, गठबंधन, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप का स्थान है, बिजनेस, व्यापार का स्थान है। राहु इस अवधि में यह आपसे चाहते हैं कि आप विशेष ध्यान दें अपने संबंधों के ऊपर, अपने गठबंधनों के ऊपर। आपने जो भी प्रॉमिस किया उसको आप निभाने का पूर्ण प्रयास करें, क्योंकि राहु यहां पर आपसे यही चाहते हैं। आपका मेन गोल, आपका मेन एम्बिशन अपने बिजनेस, व्यापार के प्रति होना चाहिए, अपने गठबंधन, अपने स्पाउस के प्रति होना चाहिए। इस अवधि में मैरिज से रिलेटेड भी शुभ फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपका मैरिज इस अवधि में फिक्स हो सकता है। राहु की दृष्टि एकादश, प्रथम भाव तथा तृतीय भाव में पड़ रही है। राहु
कि इस दृष्टि के कारण आपके कार्य स्थान में वृद्धि होने की पूर्ण संभावना बनती है, आपके आय में वृद्धि होने की संभावना बनती है तथा नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल से भी आपको लाभ होगा। इस अवधि में आपको खुद के डेवलपमेंट के ऊपर भी विशेष ध्यान देना चाहिए तथा अपने परिश्रम, संघर्ष, जो भी पार्ट में आप अपना एफर्ट डालते हैं उसको बहुत सोच समझकर डालने की आवश्यकता है। केतु के इस गोचर के कारण आपका फोकस अपने खुद के ऊपर न रखकर अपने सप्तम भाव के प्रति रखें, क्योंकि केतु आपके प्रथम भाव में गोचर करके आपसे यह चाहते हैं कि आप स्वयं के ऊपर ज्यादा ध्यान न दें, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता। इस अवधि में राहु सप्तम भाव में है, अर्थात आपको सप्तम भाव में ध्यान देने की आवश्यकता है और केतु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम तथा नवम में पड़ रही है। पंचम जो कि आपके संतान, शिक्षार्जन, विद्यार्जन, नवम भाव अर्थात आपके भाग्य, पिता, गुरु और सप्तम भाव अर्थात अपने बिजनेस, व्यापार, अपने स्पाउस के प्रति भी जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह स्वतः ही आपकी परिपूर्ण हो जाएगी। आपको इन चीजों के प्रति ज्यादा चिंतित न होते हुए राहु की दृष्टि के ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बात करेंगे तुला राशि वाले जातक आपके लिए। तुला राशि वाले जातक आपके लिए राहु का गोचर आपके छठे भाव में तथा केतु का गोचर आपके द्वादश भाव में हो रहा है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है। इस अवधि में रोग, ऋण और शत्रु की अधिकता हो सकती है। गुप्त शत्रुओं का आगमन आपके जीवन में हो सकता है तथा आपको किसी प्रकार का लोन लेना पड़ सकता है। कोई छोटे मोटे लोन आपको लेने पड़ सकते हैं अपने जीवन में और उस लोन के माध्यम से आप अपने जीवन का विकास ही चाहेंगे और आपके जीवन का, अपने कर्म स्थान का विकास अवश्य होगा उस लोन के कारण। साथ ही मैं आपको यह भी बतला दूं कि आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद में न फंसना चाहिए, क्योंकि आप अब किसी प्रकार के वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट में फंसकर खुद को परेशान करेंगे, अपने शत्रुओं को और अधिक आमंत्रित करेंगे खुद को परेशान करने के लिए। अच्छा होगा आप स्वयं के ऊपर ध्यान दें। केतु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव आपका मोक्ष का स्थान है, स्पिरिचुअलिटी का स्थान है। इस अवधि में आप कोई स्पिरिचुअल प्लेस की यात्रा कर सकते हैं, कोई बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड प्लेस की यात्रा कर सकते हैं जहां पर आपको आइसोलेशन का एहसास होगा और उस आइसोलेशन के कारण आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको स्पिरिचुअल ज्ञान की प्राप्ति होगी। राहु की दृष्टि आपके दशम, द्वादश तथा द्वितीय भाव में पड़ रही है। कर्म स्थान में उपलब्धि होने का समय है। द्वितीय भाव अर्थात धन में भी वृद्धि होने का पूर्ण योग बनता है। राहु केतु की दृष्टि आपके चतुर्थ, छठे तथा अष्टम भाव में पड़ रही है। इस अवधि में आपको अपने जमीन, भूमि, वाहन, मकान, अपनी माताजी, अपने रोग, ऋण और शत्रु तथा अपने इन लॉज के फैमिली मेंबर्स, अपने वैवाहिक जीवन, अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा विशेष कंसंट्रेशन रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्वयं ही, स्वतः ही उसका सुख प्राप्त हो जाएगा। अतः राहु की दृष्टि जहां पर पड़ रही है उसके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपको यह भी बतला दूं कि राहु का जहां पर गोचर हुआ है छठे भाव में, राहु सप्तम से द्वादश में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि अपने स्पाउस का लॉस होने की भी संभावना बनती है, अपने बिजनेस, व्यापार, अपने गठबंधन के लॉस होने की भी संभावना बनती है। इसका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातक आपके लिए राहु का गोचर आपके पंचम भाव तथा केतु का गोचर आपके एकादश भाव में हुआ है। राहु पंचम भाव में गोचर करके आपके शिक्षा अर्जन, विद्यार्जन में कुछ अड़चन, बाधा को उत्पन्न कर सकते हैं। आपका ध्यान धर्म, अध्यात्म से भटक सकता है, पूजा पाठ से भटक सकता है। आपके संतान का भी पूर्ण शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होगा, इसके लिए आपको चिंतित आप रहेंगे। अच्छा होगा आप महाकालिका देवी, भैरव भगवान का उपासना करें, पूजन करें, इससे आपके सभी समस्याओं का निदान होगा। राहु आपके छठे से द्वादश में गोचर कर रहे हैं। छठे से द्वादश का अर्थ है आपके रोग, ऋण और शत्रु के कारण जो लॉसेस हो सकता है वह पंचम भाव है, अर्थात आपको अपने पेट से रिलेटेड, अपने इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपको इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। राहु की दृष्टि आपके नवम, एकादश तथा प्रथम भाव में पड़ रही है, अर्थात यह अवधि आपके खुद के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको आप स्वयं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने शरीर के डेवलपमेंट के लिए आप कंसंट्रेशन लगाएं। आप
कोई बड़ी यात्रा भी कर सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा करने से आपको लाभ हो सकता है। केतु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इस अवधि में आपका जो इमेज है समाज से वो एबॉलिश हो सकता है, वो गायब हो सकता है। लोग आपको पहचानना बंद कर देंगे और ये कोई बुरी बात नहीं है, इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह भी है कि आप अपने समाज में पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति के लिए यत्न करना छोड़ दें। केतु आपको स्वयं ही वो चीज को प्राप्त कराएंगे। केतु की दृष्टि आपके तृतीय, पंचम तथा सप्तम भाव में पड़ रही है। इस अवधि में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ किसी भी पार्ट में आप परिश्रम न करें। किसी एक पार्ट में लगकर रिटेंडेंट होकर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार आपको संतान तथा अपने स्पाउस का भी लाभ तभी मिलेगा जब आप उनके ऊपर से ध्यान हटा दें। सुनने से बहुत ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन वास्तविकता यही है। बात करेंगे धनु राशि वाले जातक आपके लिए। धनु राशि वाले जातक आपके लिए राहु का गोचर आपके चतुर्थ भाव तथा केतु का गोचर आपके दशम भाव में हुआ है। इस अवधि में आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं अपने सुख को लेकर, अपने जमीन भूमि वाहन मकान, अपनी पैतृक संपत्ति, अपनी माता जी को लेकर। इस अवधि में आप हो सकता है एक जगह आइसोलेट होकर, अपने घर में ही आइसोलेट होकर कर्म करना पसंद करें। आपको बाहर जाना अब पसंद नहीं आएगा। आपको काम करना भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं आएगा। इस अवधि में अपने पिता से, अपने गुरु से, अपने मेंटर से, अपने उच्च अधिकारी से आपको क्रिटिसिज्म भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी स्पिरिचुअल फील्ड में हैं तब तो आपको बहुत विशेष लाभ होगा, लेकिन अन्य किसी भी फील्ड में आपको थोड़ा सा संघर्ष परिश्रम करना पड़ जाएगा अपने कर्म स्थान के प्रति। लेकिन यहां पर एक सीक्रेट है। सीक्रेट यह है कि अपने कर्म स्थान से आप ध्यान बिल्कुल हटा दें, क्योंकि इस अवधि में कर्म स्थान के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, अपितु आपको अपने पर्सनल लाइफ, अपने कंफर्ट जोन, अपने सेल्फ डेवलपमेंट, अपने परिवार के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्म स्थान का ग्रोथ स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगा। बात करेंगे राहु और केतु की दृष्टि के ऊपर। राहु की दृष्टि अष्टम, दशम तथा द्वादश में पड़ रही है। इस अवधि में आपको अपने इन लॉज के फैमिली मेंबर्स, अपने दाम्पत्य जीवन, अपने कर्म स्थान तथा अपने द्वादश भाव अर्थात कि अपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राहु यहां पर चतुर्थ भाव में जो गोचर किए हैं, आपको इन्हीं पार्टों को, इन्हीं भावों को समझाने के लिए, इस भाव से कुछ रिलेटेड ज्ञान प्रदान करने के लिए यहां पर आए हैं, जिसका ज्ञान आपको पूर्ण 18 महीने में प्राप्त हो जाएगा। केतु की दृष्टि आपके द्वितीय, चतुर्थ तथा छठे भाव में पड़ रही है। इस अवधि में आप अपने बैंक बैलेंस, परिवार, अपने एसेट्स, अपने माता, जमीन भूमि वाहन मकान तथा अपने रोग ऋण और शत्रु के ऊपर न ध्यान दें। यहां पर आपका कोई भी मत नहीं बनता। इससे रिलेटेड जो भी कार्मिक साइकिल का जो अपना एक फल है वो आपको प्राप्त होता रहेगा और आपका स्वयं ही इसके प्रति कर्म फुलफिल्ड होता रहेगा, क्योंकि पूर्व काल में आपने इन सभी चीजों को अचीव कर लिया है। बात करेंगे मकर राशि वाले जातक आपके लिए। मकर राशि वाले जातक आपके लिए राहु का गोचर आपके तृतीय भाव तथा केतु का गोचर आपके नवम भाव में हुआ है। इस अवधि में आपको बहुत ज्यादा अथक परिश्रम, संघर्ष करने को मिलेगा और जितना अधिक आप संघर्ष परिश्रम करेंगे उतना ही अधिक आपके जीवन में उन्नति आपको प्राप्त होगी। इस अवधि में आप बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी को अपना सकते हैं अपने स्पीकिंग स्किल्स के माध्यम से। इस अवधि में आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी में स्थान मिल सकता है। आप अगर पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। राहु आपको उन्नति प्रदान करेंगे अपने वाणी के माध्यम से, अपने बोली, अपने स्पीकिंग स्किल्स के माध्यम से आप कई सारे लोगों को एक साथ प्रभावित कर पाएंगे। केतु आपके नवम भाव में गोचर करके आपको धर्म अध्यात्म के प्रति प्रेरणा देना चाहते हैं और आपको यहां पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वतः ही आपका इन्वायरमेंट एक धार्मिक, एक आध्यात्मिक इन्वायरमेंट बन जाएगा। आपको अपने आप जीवन में, लाइफ में ऐसे ऐसे इवेंट्स होंगे कि आपको उच्च ज्ञान की प्राप्ति, हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ आपको प्राप्त होता रहेगा। इस अवधि में आप कोई बड़ी यात्रा करेंगे तो आप विशेष ध्यान रखें कि आप कोई धार्मिक यात्रा करें जिससे आपका भाग्य की उन्नति भी हो, आपका भाग्य की भी प्राप्ति हो।
बात करेंगे राहु केतु के दृष्टि के ऊपर। राहु की दृष्टि सप्तम, नवम तथा एकादश भाव में पड़ रही है। इस अवधि में आपने स्पाउस, अपने भाग्य तथा अपने कर्म स्थान में उपलब्धि के प्रति आपको परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि परिश्रम स्थान में राहु का गोचर है। इन सभी पार्ट में आपको परिश्रम करना पड़ेगा, तभी यहां पर उत्थान देखा जा सकता है। कर्म स्थान में वैसे उपलब्धि का समय है। इस अवधि में आपके नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल में बढ़ोतरी होगी और आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। बात करेंगे केतु के दृष्टि के ऊपर। केतु की दृष्टि प्रथम, तृतीय तथा पंचम भाव में पड़ रही है। इस अवधि में आप खुद के ऊपर से अपना स्वयं का कंसंट्रेशन हटा दें, क्योंकि आप सेल्फ डेवलपमेंट जितना करना चाहेंगे उतना ही आपका ध्यान भंग होगा। सेल्फ डेवलपमेंट स्वतः ही आपका हो जाएगा, संतान का सुख स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगा। बस आपको ध्यान देने की आवश्यकता है राहु के दृष्टि के ऊपर। बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातक आपके लिए। कुंभ राशि वाले जातक आपके लिए राहु का गोचर आपके द्वितीय भाव तथा केतु का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। राहु द्वितीय भाव में गोचर करके आपको यह शिक्षा देते हैं कि आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए कर्म अपना बढ़ाएं। इस अवधि में आपके परिवार के मेंबर्स की बढ़ोतरी भी होगी और घटोतरी भी होगी, कमी भी होगी और बढ़ेंगे भी। अर्थात किसी की मृत्यु अपने स्वजनों में हो सकती है, अपने कुटुंबों के मध्य हो सकती है, और किसी का जन्म आपके परिवार में होगा इसी 18 माह में। इस अवधि में आप अनेक प्रकार के उद्यम, अनेक प्रकार के प्रयास और कर्म करेंगे अपने बिजनेस, व्यापार को बढ़ाने के लिए। अपने कर्म को कट होगा, अपने धन को बढ़ाने के लिए, और आपके बैंक बैलेंस में अप्रत्याशी रूप से वृद्धि होने वाली है। उसी प्रकार केतु का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का स्थान है, आपके इन लॉज के फैमिली मेंबर्स का स्थान है। अर्थात केतु आपसे यह चाहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है अपने दाम्पत्य जीवन, अपने इन लॉज के फैमिली मेंबर्स के प्रति, अपितु आपको अपने खुद के फैमिली मेंबर्स के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपका कंसंट्रेशन अष्टम भाव में रहेगा अधिक, तो आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। धन का नुकसान, परिवार का नुकसान हो सकता है। आपको इस अवधि में अधिक से अधिक अपने द्वितीय भाव के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको दाम्पत्य सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। दाम्पत्य सुख के लिए आप बहुत ज्यादा वरीड चिंतित ना रहें। केतु ग्रह आपको स्वयं ही उसका सुख प्रदान करेंगे। साथ ही किसी प्रकार के अकल्ट मिस्टिसिज्म या फिर किसी प्रकार का तंत्र मार्ग के प्रति भी आप नए रूप से न जाएं। कोई नया सिद्धि साधना इस अवधि में आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। बात करेंगे राहु और केतु की दृष्टि के ऊपर। राहु की दृष्टि आपके छठे, अष्टम तथा दशम भाव में पड़ रही है। राहु आपसे यह भी चाहते हैं कि आप अपने रोग, ऋण और शत्रु के ऊपर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राहु द्वितीय भाव में गोचर किए हैं। द्वितीय भाव आपका फूड हैबिट्स भी है, आप क्या खाना पसंद करते हैं। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आपका रुझान नॉन वेजिटेरियन की ओर हो सकता है। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपका रुझान वेजिटेरियन की ओर हो सकता है। और अगर नॉन वेज के ओर नहीं भी बढ़े तो आप अधिक से अधिक तामसिक चीजों का आप उपभोग करना पसंद करेंगे, और यही कारण रहेगा आपके रोग, ऋण और शत्रु को उत्पन्न करने में। और यही कारण रहेगा आपके जीवन में सडन इवेंट्स उत्पन्न होने लग जाएंगे, और इन दोनों के कारण, छठे और अष्टम की दृष्टि के कारण, अपने कर्म स्थान में आपको अनेक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसी प्रकार केतु की दृष्टि आपके द्वादश, द्वितीय तथा चतुर्थ भाव में पड़ रही है। द्वादश अर्थात अपने स्पिरिचुअलिटी, अपने विदेश स्थान, और द्वितीय अर्थात अपने धन, परिवार, और चतुर्थ अर्थात अपनी माता, जमीन, भूमि, वाहन, पैतृक संपत्ति के प्रति आपको कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं राहु के इस दृष्टि के कारण आपका विशेष ध्यान आपके द्वितीय भाव में जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहु आपके द्वितीय भाव में स्थित है, और केतु की दृष्टि पड़ने के कारण आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपने परिवार, अपने कुटुंबों के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यही कारण रहेगा कि आप बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। बात करेंगे मीन राशि वाले जातक आपके लिए। मीन राशि वाले जातक आपके लिए सबसे अधिक प्रभावशाली यह गोचर होने वाला है, क्योंकि राहु का गोचर आपके लग्न स्थान में तथा केतु का गोचर आपके सप्तम भाव में होने वाला है। राहु आपके लग्न स्थान में आकर आपके सुख, आपके दुख, आपके हेल्थ,
आपके खुद के शरीर, मान सम्मान, इन सभी चीजों को प्रभावित करने वाले हैं। और राहु आपसे यह चाहते हैं कि आप अपना पूरा का पूरा फोकस सेल्फ सेंट्रिक होकर अपने खुद के ऊपर ध्यान दें। आप सेल्फिश होकर अपने खुद के सुख, अपने खुद के ऊपर, अपने खुद के हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। यदि आप खुद के हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो राहु ऐसे इवेंट्स क्रिएट करेंगे कि आपको खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ जाए। उसी प्रकार केतु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस अवधि में आप बहुत ज्यादा मोह उत्पन्न न करें अपने पति से, अपने पत्नी से, अपने स्पाउस से, अपने बिजनेस, व्यापार, गठबंधन, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप से, क्योंकि आपको केतु उसका सुख पूर्ण रूप से प्रदान करेंगे यदि आप मोह रहित रहते हैं सप्तम भाव से। तो लेकिन यही असमंजस है, यही टग ऑफ वॉर है राहु और केतु का, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर और केतु की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव के ऊपर पड़ती है। एक तरफ राहु मोह खुद से उत्पन्न करेंगे और वहीं दूसरी ओर दृष्टि के कारण अपने सप्तम भाव से भी उत्पन्न करेंगे। वहीं दूसरी ओर केतु ग्रह मोह का जस्ट उल्टा अर्थात कट ऑफ की स्थिति अपने सप्तम भाव से तो उत्पन्न करेंगे ही, लेकिन दृष्टि के कारण खुद के ऊपर से भी करेंगे। लेकिन इसी चीज को जो मैनेज कर लेता है, इसी चीज को जो बैलेंस कर लेता है, वही राहु और केतु के पूर्ण शुभ फल को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वह भटकता ही रहता है। बात करेंगे राहु और केतु के दृष्टि के ऊपर। राहु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम तथा नवम भाव में पड़ रही है। इस अवधि में राहु आपके पंचम अर्थात कि अपने शिक्षार्जन, विद्यार्जन, अपने संतान, अपने पूजा पाठ, लव, रोमांस के प्रति भी आपका ध्यान आकर्षित करने वाले हैं और अपने बिजनेस, व्यापार और अपने भाग्य स्थान के प्रति भी, अपने हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ, अपने गुरु, अपने पिता के प्रति भी आपका ध्यान आकर्षित करने वाले हैं। और यदि आप पूर्ण रूप से इन सभी पाठ के ऊपर ध्यान देते हैं तो राहु आपके भाग्योदय को करने वाले हैं, आपके सुख को बढ़ाने वाले हैं तथा आपके हेल्थ में वृद्धि लाने वाले हैं। उसी प्रकार केतु की दृष्टि आपके एकादश भाव, प्रथम भाव और तृतीय भाव में पड़ रही है। इसके कारण आप इस अवधि में आप जो भी जहां पर भी परिश्रम करते हैं, जहां पर भी आप अपने एफर्ट को डालते हैं और जो आपका एकादश भाव है अर्थात अपने कर्म स्थान में उपलब्धि के प्रति यदि आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं तो राहु और केतु इस प्रकार से इवेंट्स क्रिएट करेंगे कि आपको राहु के ऊपर ध्यान देना पड़े और राहु की दृष्टियों के ऊपर ध्यान देना पड़े, ना ही केतु के ऊपर और केतु की दृष्टि के ऊपर। और इसी चीज को आपको मैनेज करना है और समझना है, अपने जीवन में बैठाना है, तभी यह 18 माह आपके लिए पूर्ण शुभ फलप्रद रहने वाला है। तो दोस्तों, यह था मेरा एक छोटा सा विश्लेषण प्रत्येक राशि वाले जातक के लिए राहु और केतु का यह गोचर किस प्रकार का फलदायी रहने वाला है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक माह के मासिक राशिफल को देखने के लिए हमारा पुराना चैनल वेद सार संसार को जरूर से सब्सक्राइब करें, उसे विजिट करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, या फिर आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी ग्रह के ट्रांजिट का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।